टैक्स रिफंड के इंतजार में लंबे समय से बैठे हैं, लेकिन अब तक रिफंड नहीं आया है। इनकम टैक्स ने थमा दिया है आपको नोटिस, या फिर ऐसे कोई भी उलझन जो इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो, तो वैसे हर उलझन को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ इस बार होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब, जो हमारे साथ स्टूडियो में। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। और कोहली साहब और हम मिलकर के आपके कई सारे टैक्स जुड़े उलझनों को दूर करेंगे, इसलिए अगले आधे घंटे तक जाइएगा नहीं, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि प्रॉपर्टी बेचने के लिए मोटा कैश लेना वाकई क्या गुनाह है। ट्रिब्यूनल के किस फैसले ने सबको चौंकाया है, बताएंगे आप उसको इस शो में। साथ ही ये भी बताएं कि अगर आप रिफंड के इंतजार में लंबे समय से बैठे हैं तो रिफंड पाने का सटीक तरीका क्या है। और अगर आप जिम जाते हैं, किताब पढ़ने के शौकीन हैं, या फिर कार मेंटेनेंस पर होता है मोटा खर्च, तो क्या इस पर आप इनकम टैक्स छूट पा सकते हैं? इस सारे सवालों का जवाब देंगे अपने इस खास शो में। लेकिन शुरुआत करते हैं रिफंड को लेकर के। कुछ साल पहले तक स्थिति ये थी कि आप रिटर्न फाइल करिए और कुछ घंटों में, कई बार कुछ दिनों में रिफंड आ जाता था। लंबे समय बाद ऐसा हुआ कि रिफंड लोगों को अटकने लगे हैं। अधिकांश लोगों की शिकायत ये थी कि रिफंड नहीं आ रहा है, रिफंड नहीं आ रहा है, पता नहीं हमने तो सारा कुछ भर दिया है। अब सवाल उठता है कि रिफंड आ क्यों नहीं रहा है, और दूसरा, रिफंड लाना है तो कैसे रिफंड पाया जाए। ये एक बड़ा सवाल है। दोनों सवालों का जवाब कोहली साहब से लेंगे। कोहली साहब, क्या माजरा है? पहले तो बड़ा ठीक ठाक रहता था। नहीं, ठीक ठाक अभी भी है। मैं आपको 8 कारण बता देता हूं जिस वजह से रिफंड अटकता है। 8 कारण नोट कर लीजिएगा। 8 कारण कलम से, ताकि उसमें से कोई कारण आपका हो तो उसको दुरुस्त किया जा सके। 8 कारण बताइए। और ये कारण लक्ष्मण बेंच के दोनों तरफ के हैं। ऐसा नहीं है कि खाली टैक्स पेयर की गलती से उनकी तरफ से भी। उनकी तरफ से, बेंच के दोनों तरफ हम इसको बोलते हैं। तो 8 कारण है, इसमें से कोई एक कारण होता है रिफंड के अटकने का। सबसे पहला कारण कि एक ऑटोमेटेड स्क्रूटनी सिस्टम लाया गया है। तो अगर आपका उस ऑटोमेटेड स्क्रूटनी वहां पर होती है लक्ष्मण, जिसे किसी ने बहुत ज्यादा डिडक्शंस ली हुई हैं, या किसी का बहुत बहुत बड़ा रिफंड है, तो वहां पर सिस्टम में ऐसा प्रोग्राम डाला गया है कि आपको ऑटोमेटेड स्क्रूटनी के लिए उसको केस को उठा लिया जाता है। अब जब केस को उठा लिया जाता है तो फिर नेचुरल बात है, जब स्क्रूटनी होती है तो रिफंड में डिले होती है। रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2, और बहुत बड़ा रीजन होता है मिसमैच। अगर आपका टीडीएस से मिसमैच है, यानी कि आपने जो टीडीएस घोषित किया है 26 AS के अकॉर्डिंग नहीं है, आपने जो क्लेम किया है वो 26 AS में नहीं दिख रहा है, आपका ज़्यादा है कम है, तो उसको फिर रिकंसाइल करने में वक्त लगता है। इसकी वजह से डिले होता है। अगला हम कारण देखें, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो कि टैक्स पेयर्स को अक्सर असमंजस में डालता है, कि आपकी पिछली कोई डिमांड है उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। अब आप तो रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, पिछली आपकी डिमांड खड़ी है, तो भाई उसको एडजस्ट कर लेना। अब लेना देना बराबर कर लेना, हम आपको दें फिर आप हमको दें, तो उसको बराबर कर दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। तो रीजन 3 हो गए। चौथा रीजन है नज 2.0, जिसकी हम पिछले कुछ शो में हमने चर्चा की। आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है, या कोई विदेश में आपका एसेट है, आपने डिक्लेयर नहीं किया, आपको याद होगा हमने पिछले शो में किया। तो उस नज 2.0 में अगर आपका केस है या वो उसकी इंफॉर्मेशन आई हुई है, तो फिर वो उस वजह से डिले होगा। 5वां रीजन कि अगर आपने ई वेरिफिकेशन अपने रिटर्न का नहीं किया है, वो पेंडिंग है, तो फिर आपका रिफंड प्रोसेस आगे नहीं होगा। ये बहुत एक बड़ा ई वेरिफिकेशन जो लोग भूल जाते हैं अक्सर। उसके बाद हम लें तो बैंक अकाउंट की डिटेल्स लक्ष्मण, वो कई बार एक्यूरेट नहीं होती हैं। मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट इनएक्टिव पड़ा हुआ है, या आपका बैंक अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है, वहां पर वो क्रेडिट नहीं आ पा रहा है, तो ये भी जिस बैंक में पैसा आना है, अगर वो बैंक ही ऑपरेशनल नहीं होगा, फंक्शनल, पैसा आएगा तो पैसा कहाँ आएगा? ये भी एक बहुत बड़ा रीजन। दूसरा रीजन नंबर 7 लक्ष्मण, वो है कि जो डेट एक्सटेंड हुई थी रिटर्न की, आपको याद होगा जुलाई से बढ़ के सितंबर करी गई थी। तो जब डेट एक्सटेंड होती है तो जो पीरियड डिपार्टमेंट को या सिस्टम को चाहिए होता है प्रोसेस करने के लिए, नेचुरल बात है, आपको फालतू टाइम मिला तो मैं कोई डिपार्टमेंट की वकालत नहीं कर रहा हूं, पर वो अंडरस्टूड है कि वहां पर उतना समय उतना ज़्यादा चाहिए होता है। और अंतिम कारण ये है कि जो फॉर्म्स, नई नई यूटिलिटीज लक्ष्मण जो फॉर्म्स में लाई जाती हैं, उन यूटिलिटीज को सिस्टम के साथ सिंक्रनाइज करने में वक्त लग जाता है कई बार। तो ये 8 कारण है। देखिए, आपने देखा होगा कुछ कारण टैक्स पेयर, जैसे बैंक अकाउंट की डिटेल गलत डाल दी है, टैक्स पेयर का है, डेट एक्सटेंड हो गई, डिपार्टमेंट को टाइम ज्यादा चाहिए, आपने ये आपकी, तो आप देखें कि इन 8 कारणों में मिले जुले हैं बेंच के दोनों तरफ से। तो आप अगर रिफंड डिले हो रहा है तो आप रिफंड री इशू रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। आपका अगला सवाल यही होगा कि भाई अब क्या करा जाए, हमें पता कैसे लगे? तो रिफंड री इशू रिक्वेस्ट डालिए। और मैं तो ये सलाह दूंगा सबको कि क्योंकि 31 दिसंबर, देखिए 143(1) के हिसाब से 31 दिसंबर तक का समय होता है प्रोसेसिंग का। अगर नहीं आया है, अभी हम जनवरी में बैठे हैं,
तो कोई ऐसा नहीं कि एक युग बीत गया है। चूंकि आपने आदत डलवा दी थी कुछ एक घंटे में, कुछ एक दिनों में, तो लोगों को लगता है युग बीत गया। पर मैं मुझे इस बात पे पूरा यकीन है लक्ष्मण के 31 मार्च से पहले ये रिफंड ज़्यादातर प्रोसेस हो जाएंगे। क्योंकि आप तो इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर भी हैं, आप तो इसको बेहतर जानते हैं कि जब सरकार डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस बताती है तो उसमें नेट कलेक्शन दिखाई जाती है, यानी कि आपकी जो टोटल टैक्स आई और जो रिफंड गई। अच्छा, आपने जो 8 कारण बताया उसमें से कई लोग वैसे बोलचाल में कहते हैं कि सरकार के पास कलेक्शन कम आता है तो कुछ देर के लिए रिफंड रोक लिया जाता है, ऐसा भी कुछ होता नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब हो सकता है पहले कभी ऐसा नोशन हुआ हो, पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बहुत लोग ऐसा पूछ रहे थे, मैंने कहा मुझे नहीं, और इसका एक कारण और भी है, क्योंकि रिफंड पे सरकार को ब्याज देना पड़ता है। तो ब्याज बड़ा नॉमिनल होता है, नॉमिनल हो तब भी, बट इट इज अ कॉस्ट टू एक्सचेकर, मतलब वो एक्सचेकर के ऊपर भार है। अगर 6% भी जा रहा है साल का, मुझे लगता है वो भी भार है। अच्छा, मान लीजिए जिसको 31 दिसंबर तक रिफंड नहीं मिला है, तो अब जैसे जनवरी का महीना बीता, अब फेब में एंटर करेंगे हम लोग आगे चल के, तो जितने डिले हो रहा है उतना इंटरेस्ट जुड़ता जाएगा। बिल्कुल, इंटरेस्ट आपको मिलेगा। अच्छा, तो निश्चित रहे इंटरेस्ट मिलेगा आपको। और आपको मुझे लगता है 31 मार्च तक कम से कम इंतजार इसकी जरूर करनी चाहिए, इससे पहले कि आप, हालांकि देखिए पैसा किसी से लेना हो, पैसा कहीं से आना हो, तो उसमें बेचैनी बहुत नेचुरल है। अच्छा, ये जो 8 दिक्कतें बताई हैं, हमारे एंड पे कोई दिक्कत है कि नहीं है, इसको कैसे मैं चेक कर सकता हूँ पोर्टल पे जाकर? देखिए, ये तो क्योंकि पोर्टल पे ये नहीं दिखाएगा कि आपके रिफंड का क्या स्टेटस है। आपकी जो रिटर्न प्रोसेस हुई है सेक्शन 143(1) में, उस प्रोसेसिंग में इंटीमेशन जो आती है, उस इंटीमेशन में कोई कारण लिखा है तो आप कर सकते हैं, वरना आपको फिर इंटीमेशन का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उस इंटीमेशन में वो कारण निकल के आएगा कि किस वजह से आपका ये रिफंड। वो जो ई वेरिफिकेशन नहीं किए हैं वो तो पता चल सकता है। नहीं, ये तो आपको स्वयं भी, अब हम और आप जब चर्चा कर रहे हैं तो मैं समझता हूं हमारे जितने दर्शक हमको सुन रहे हैं तो कृपया चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं आप ई वेरिफिकेशन करना भूल गए हो। ये दूसरा कि आप ये भी चेक करिए जो अकाउंट नंबर आपने दिया है, अकाउंट नंबर वो सही है कि नहीं है, वो अकाउंट एक्टिव है कि नहीं, क्योंकि आजकल इनएक्टिव अकाउंट भी बहुत सारे हो रहे हैं, तो वो है कि नहीं वो देख लीजिए। तो ये सारी चीजें हैं जो रिफंड नहीं आने के पीछे एक वजह हो सकती है, जिसके जिम्मेदार हम लोग खुद हो सकते हैं। उसको आप ठीक करिए और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द रिफंड आ जाए। और नहीं रिफंड आता है, कोई तकनीकी और वजह आपको नज़र आती है तो आप हमें लिखिएगा, हम लोग उसको, आपके केस को, विशेष केस अगर कुछ होता तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं, इस बीच सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां गोंडा से हमारे साथ मनोज कुमार जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। मनोज जी नमस्कार। जी नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बताया जाए क्या उलझन है आपकी? कोहली साहब हैं आपके उलझन को दूर करने के लिए। सर हम अभी इक्विटी में इन्वेस्टेड हैं, शेयर मार्केट में। ठीक है। और 2029 में रिटायरमेंट है हमारी। मुझे ये जानना है कि जो ये इक्विटी पे हमें गेन होगा, सपोज एग्जांपल के लिए 20 लाख रुपया गेन हुआ उस टाइम 2029 में, तो उस पर टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा सर? क्योंकि हमारी कोई और इनकम उस समय नहीं होगी। तो ये सारा पैसा अभी आप इन्वेस्ट कर दिए हैं, 2019 में जो 29 में जो पैसा आएगा उस पर आप कैलकुलेट देखना चाहते हैं, तो अभी तो कितना साल होगा? अभी तो 2026 है, 3 साल। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इंटरेस्टिंग लक्ष्मण, मैंने इसलिए कहा क्योंकि टैक्स में तो साल ब साल बदलाव होते रहते हैं। तो 2029 में क्या होगा, टैक्स के प्रोविजंस उस समय क्या होंगे, और 1 अप्रैल 2026 से तो नया इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है, तो उसमें हालांकि अभी टैक्स की जो पूरी प्रणाली है वो वही की वही है। तो देखिए, आज के प्रोविजंस में मैं आपको जरूर बता सकता हूं कि जो भी आपको इक्विटी पे गेन होगा उसमें से 1,25,000 आप सेक्शन 112A में डिडक्ट कर सकते हैं। बाकी का जो बचेगा, आपने कहा कि आपकी और कोई इनकम नहीं है, तो आप जो अपनी बेसिक डिडक्शन उस समय होगी वो आप बेसिक डिडक्शन इसमें से ले सकते हैं, और बाकी के पे जो आज रेट है वो 12.5% है। तो अभी तो फिलहाल तो मैं यही बता सकता हूं, बहुत ही लक्ष्मण फ्यूचरिस्टिक सवाल है। अभी के नियम के हिसाब से अभी के नियम के हिसाब से मैंने बता दिया, पर मैं ये साथ में राइडर डालना चाहूंगा, उस समय ये रेट होगा कि नहीं होगा। अभी हम बजट एक्सपेक्टेशन की जब हम बात करते हैं लक्ष्मण, जो बजट 1 फरवरी को आने वाला है, उसमें कैपिटल गेन पे क्या कोई रेट चेंज किया जाएगा या कुछ आने वाले साल में रेट चेंज किया जाएगा, और तब तक तो 2029 में तो मेरे ख्याल इलेक्शन वगैरह भी होंगे, तो अभी बहुत जल्दी है। पर आज के प्रोविजंस के हिसाब से मैंने आपको बता दिया 12.5% कैपिटल गेन लगेगा उस पर, और आपको 112A में 1.25 लाख रुपए की आप डिडक्शन ले सकते हैं, पर बड़ी अच्छी, बड़ी लॉन्ग टर्म। तो मतलब 1.25 लाख रुपए तक का डिडक्शन ले सकते हैं, उसका जो पैसा बचेगा उस पर 12.5%, और बेसिक एग्जेम्पशन की डिडक्शन भी ले सकते हैं, यानी कि अभी जो 4 लाख की बेसिक है वो भी आप उसको ले सकते हैं। और उस पर अगर टैक्स बचाना हो तो उस पर टैक्स बचाना तो आप सेक्शन 54F में
आप एक प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। पर ये लक्ष्मण, मुझे ना ये सारी चीजें बताते हुए बार बार ये ख्याल आता है तो 29 में पता कि नहीं 29 में पता नहीं क्या हो, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक रुक के बता रहा हूं, आपने देखा होगा। लेकिन ये है कि अभी के हिसाब से इन्होंने बताया 2029 में अभी समय है, अभी आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते रहिए और 2029 से पहले जब आपके पास पैसा आ रहा एक बार हो और तो आप टैक्स गुरु से फिर से संपर्क करिएगा। हम लोग फिर से आपके सवाल को और डिटेल में समझा करके आपको आप तक पहुंचाएंगे। चलते हैं इस बीच भोपाल, जहां से नरेंद्र कुमार तिवारी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर, लक्ष्मण सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? सर मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल फर्स्ट क्लास आवाज आ रही है, बुलंद आवाज है। सर कोहली सर को भी कोटि कोटि नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं अपना सवाल पूछ रहा हूँ सर अभी आपसे। जी। वो सर मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ने गया था, उसके बाद फिर वहाँ से नौकरी करना शुरू किया जी और उसके बाद फिर वो अमेरिकन सिटीजन बन गया सर अभी। जी। तो बहुत अब अच्छी सर बात। मैं उम्र के उस पड़ाव पे हूँ जहाँ से हम कहते हैं कि भाई खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। तो मैं उसको चाहता था कि अपने अकाउंट से कुछ डीमेट शेयर और म्यूचुअल फंड उसको ट्रांसफर कर दूं अपने रहते रहते, जी ताकि वो वसीयत को इन्वॉल्व करना नहीं पड़े और ट्रांसफर हो जाए। जी। तो इस मामले में सर आपकी एडवाइस चाहिए थी कि वो कैसे कर सकता हूँ। बिल्कुल नरेंद्र जी, आप कर सकते हैं और एक गिफ्ट डीड बनाइए अपने सुपुत्र साहब के नाम के और आप लिखिए कि आप उनको ये शेयर्स गिफ्ट करना चाहते हैं। आपसे जो आपके बेटे को गिफ्ट होगा वो पूरी तरह से सेक्शन 56(2) में माफ़ है और क्योंकि आप रिलेटिव की लिस्ट में आता है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, जब आपके बेटे इन शेयर्स को बेचेंगे मुनाफे पर, प्रॉफिट पर, तो उस पर उन पर कैपिटल गेन लगेगा। पर फिलहाल आप इसको बिल्कुल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फेमा के रूल्स देख लीजिएगा, क्योंकि अमेरिका में लक्ष्मण मैं बताऊं, नरेंद्र जी को शायद पता होगा, इनके बेटे को भी, कि वहाँ पर फैटका है। फैटका ये कहता है कि किसी भी अमेरिकन सिटीजन को अपने विदेशी एसेट्स डिस्क्लोज करना कंपलसरी है। तो ये देखेगा और उस टाइम जब वो बेचेंगे तो डबल टैक्स के नियम भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका में वो है तो कुछ हो सकता है अमेरिका में भी टैक्स लगे, भारत में लगेगा, उसका आप इंडो-US डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी के अंडर बेनिफिट लेंगे। खैर वो सब तो बात की बात है। फिलहाल आपको सिर्फ गिफ्ट डीड बनानी है और इसको हम ऑफ द मार्केट ट्रांसफर कहते हैं। अपने ब्रोकर से संपर्क करिए, वो आपको एक ट्रांसफर नोट देंगे और ये उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। गिफ्ट डीड एक जरूर याद रखिएगा, जिससे कि रिकॉर्ड पर रहे कि आपने गिफ्ट। लेकिन ये जो शेयर ट्रांसफर करेंगे उस पर जो भी प्रॉफिट जब ट्रांसफर करते वक्त जो भी कैपिटल गेन होगा, क्या उस पर कोई टैक्स देना पड़ेगा इनको? नहीं लक्ष्मण, ट्रांसफर करते टाइम तो प्रॉफिट नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो गिफ्ट कर रहे हैं। तो जिस भी कीमत पे हैं एज इट इज शेयर्स उनके नाम चलेंगे। जब वो बेचेंगे तो फिर जिस कॉस्ट पे नरेंद्र जी ने खरीदा था उस कॉस्ट में से माइनस करके कैपिटल गेन कैलकुलेट। अच्छा, तो वो उनके बेटे के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा, नरेंद्र जी के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर उसको। तो बड़ा अच्छा आपने समझा दिया। नरेंद्र जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एक सवाल ये था हाँ कि अभी ये ट्रांसफर की प्रोसेस क्या होगी सर, क्योंकि मैंने डीमैट अकाउंट का खोलने के लिए बात की थी, तो ब्रोकर जो है काफी फेमस ब्रोकर है, बड़ा ब्रोकर है, वो कहता है कि अमेरिकन सिटीजन का डीमैट अकाउंट तो वो नहीं खोल सकता, यदि वो अकाउंट खोल दे तो उसमें मैं डायरेक्ट ट्रांसफर कर देता। तो अब गिफ्ट डीड में बनाऊंगा तो शेयर तो मेरी अकाउंट पर रहेंगे CDSL के अकाउंट में। देखिए, जो फेमा रूल्स के अंडर रिस्ट्रिक्शंस हैं नरेंद्र जी, वो रिस्ट्रिक्शंस तो अपनी जगह रहेंगे। आप एक दफे किसी और ब्रोकर से भी संपर्क करके देख लीजिए, अगर उनका यहाँ खुल जाता है डीमैट अकाउंट तो ये बात आपकी ठीक है। अगर डीमैट अकाउंट नहीं खुलेगा तो फिर आप गिफ्ट कैसे करेंगे? तो फिर तो मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप जो वसीयत की आपने जिक्र किया था, आप उस विल में लिखिए कि ये शेयर्स मेरे बाद जो है मेरे बेटे के होंगे, तो वो अंडर विल भी ट्रांसफर बाद में हो जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। पर मैं सलाह दूंगा किसी और ब्रोकर से भी संपर्क कर लें, और अगर तब भी नहीं खुलता है तो फेमा रूल्स में जो रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि हम यहाँ पर लक्ष्मण फेमा की ज़्यादा चर्चा नहीं करते, हम टैक्स रिलेटेड इश्यूज डिस्कस करते हैं कि उसमें बहुत सारी इफ्स एंड बट्स होते हैं, तो आप एक दफ़े चेक कर लीजिए। नहीं तो फिर आप विल का रूट तो हमेशा, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, अगर डीमैट अकाउंट नहीं खुलेगा तो फिर गिफ्ट डीड का कोई विल में लिख दें कि ये जो शेयर हैं, ये सारी चीज़ें हैं, वो इनके उत्तराधिकारी ये हमारे बेटे हैं, तो ऑटोमेटिक इनके बाद जो उनका माना जाएगा शेयर। नहीं, पर ये वो तो आपकी बात ठीक है, पर इन्होंने जिक्र किया कि मैं चाहता हूं कि अभी बात का किसी और ब्रोकर से संपर्क कर लीजिए, और जो फेमा के नियम है उसको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पर टैक्स के नियम से ज़्यादा फेमा के नियम जो है, फैक्टा जो वहाँ का नियम है, वो वहाँ पर लागू होता है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आगे संपर्क किया जाएगा, हम लोग इसको और सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस बीच चलते हैं नागपुर, जहाँ से यशवंत हांडे जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यशवंत जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताएं, कोहली साहब हैं जी, नमस्कार। नहीं, आप संपर्क करते हैं हमसे, अच्छा लगता है। आप सवाल अगर हिंदी में पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बताइए क्या सवाल आपके पास?
सर ऐसा है कि आई हैव सोल्ड मेरा 2 रेसिडेंशियल प्लॉट था नागपुर में, जो मैंने बिल्डर को बेचा है। ये दोनों प्लॉट मैंने करीब करीब 1999 में लिया था जी। तो इसके अगेंस्ट में बिल्डर ने मुझे करीब करीब 1.5 करोड़ ऑफर किया है पेमेंट, एंड दिस पेमेंट ही विल मेक इन 3 इंस्टॉलमेंट। एक इंस्टॉलमेंट तो यही फाइनेंशियल ईयर में आएगा और बचे हुए 2 इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएंगे। प्लस उसने 2 मेरे को रेसिडेंशियल फ्लैट ऑफर किया है ये अमाउंट के सिवा, प्लस 2 फ्लैट। तो 2 फ्लैट मेरे नाम पे और मेरे नाम पे। हेलो, हाँ सुन रहे हैं, आवाज आ रही है, बताएं। हाँ, मेरा सुन रहे हैं आप? हाँ आ रही आवाज आ रही है, बताएं आप। तो ये बिल्डर ने मेरे को 1.5 करोड़ ऑफर किया है, प्लस 2 फ्लैट ऑफर किया है जी। मेरे नाम पे। ऑलरेडी 2 रेसिडेंशियल फ्लैट ऑलरेडी है मेरे नाम पे जी। तो इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू ये जो अमाउंट मुझे मिलेगा और ये जो 2 रेसिडेंशियल फ्लैट्स मिलेंगे, तो इसके हिसाब से टैक्स लायबिलिटी कैसा रहेगा, ये मेरा क्वेश्चन था सर। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इंटरेस्टिंग सवाल है और मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। देखिए, जो 2 प्लॉट्स आपने बिल्डर को दिए हैं, पहले इसको ट्रांसफर माना जाएगा। ट्रांसफर का मतलब है कि ये माना जाएगा कि आपने इसको बिल्डर को बेचा और बदले में बिल्डर ने जो आपको कैश दिया है 1.5 करोड़, ये बात कर रहे थे, प्लस जो 2 फ्लैट हैं उनकी फेयर मार्केट वैल्यू, ये आपकी टोटल सेल कंसिडरेशन एक तरह से मानी जाएगी। तो आपका बिल्डर आपको कंसिडरेशन मतलब इन्होंने जो बिल्डर को प्लॉट दिया उसका कंसिडरेशन, उनका मतलब इन्होंने जो दिया है वो बेचा माना जाएगा और उसके बदले में जो इनको मिल रहा है वो माना जाएगा। तो कुल मिला के जो कैश है प्लस जो उनकी वैल्यू है, ये सेल कंसिडरेशन हो गई। आपकी जो प्लॉट की परचेज कॉस्ट है उसको आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे, यानी कि प्लॉट बेचना आपका। और इसको लक्ष्मण हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो 2 इनको फ्लैट मिले हैं, एक तरह से वो री इन्वेस्ट हो गया, मतलब इनको जो कैपिटल गेन मिलना था बजाय कैपिटल गेन के इनका प्लॉट। पर अब दिक्कत यहां पर यह है कि सेक्शन 54F में आप प्लॉट बेच के मकान ले सकते हैं। इन्होंने 2 फ्लैट लिए हैं, पर सेक्शन 54F में एक रिस्ट्रिक्शन है। वो रिस्ट्रिक्शन कहती है कि आपके पास एक जो है उसके अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए। इसीलिए इन्होंने क्लैरिफाई किया भी है, शायद इनको तो पता इनको है। प्रोविजन का मालूम है। तो क्योंकि आपके पास पहले ही है तो 54F आपको बदकिस्मती से इसमें नहीं मिल पाएगा। आप 54EC में 50 लाख तक की जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज हैं 6 महीने तक, उसमें आप ले सकते हैं। उसके अलावा बाकी के अमाउंट को आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। इसको बचाने का अब कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर आपने मकान बेचा होता तो फिर सेक्शन 54 में ये नंबर ऑफ हाउसेस की लिमिटेशन नहीं है, पर क्योंकि इन्होंने प्लॉट बेचा है तो प्लॉट बेचने पे 54F आ जाता है। 54 तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। आपको और लक्ष्मण, मुझे इनकी बात से लग रहा है कि इन्होंने पहले पूरी रिसर्च करी, और रिसर्च करके कई बार क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर आप एक्सपर्ट्स बुलाते हैं तो ये उसको रैटिफाई करते हैं कि हम एक बार कंफर्म कर लें कि जो हमारी अप्रोच है या इनके CA ने जो इन्हें बताया वो सही है कि नहीं। तो आपका सोचना, मुझे ना सवाल से पता लग जाता है कि तो आपका आपने काफी कुछ रिसर्च किया हुआ है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और इस पे कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। बदकिस्मती से ये बचने का बहुत कम उम्मीद मुझे नजर आ रही है, सिवाय 54EC के जो मैंने आपको बताया। यशवंत जी, कोई कंफ्यूजन? जो अमाउंट सर, जो अमाउंट मिला है वो अमाउंट मेरा मतलब परचेज कॉस्ट माइनस जो मेरे को अमाउंट मिला जी, इसका जो डिफरेंस आता है वो कैपिटल गेन माना जाएगा। जी बिल्कुल ठीक। हाँ जी, और उसमें एक चीज, 2 फ्लैट, उसका वैल्यूएशन कैसा होगा? उसका वैल्यूएशन जो वैल्यूअर होते हैं, जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर होते हैं, वो आपको वैल्यूएशन करके देंगे, या बिल्डर आपको किसी वैल्यूअर से उसकी वैल्यूएशन करा के देंगे। उसका मार्केट रेट तो आपको मालूम ही होगा कि भाई आपको जो मकान मिल रहा है वो अमूमन कितने का है। ऑफिशियल होना तो बिल्डर आपको वैल्यू, हाँ, पर एक वैल्यूअर आपको लेना, क्योंकि हम FMV उसको लेते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू, वो आपको वैल्यूएशन कराना पड़ेगा कि वो कितने का है। और दूसरा आपको ये भी पता होगा कि जब आप प्लॉट, क्योंकि आपका 1999 का है, मैं सुन रहा था इन्होंने, तो उसमें 1/4/2001 से आप उसको इंडेक्सेशन भी करेंगे, यानी कि जो आपने प्लॉट जो लिया हुआ है उसको 1/4/2001 से आप उसको वैल्यू ऊपर करते हुए आइए, तो आपको इसमें कुछ हद तक कैपिटल गेन टैक्स बच सकता है। तो ये सारे कायदे कानून बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड भी है, और उसको बहुत ही बखूबी से समझाया शरद कोहली साहब ने। फिर भी कोई कंफ्यूजन होता दोबारा संपर्क करिएगा हमसे tax@moneycontrol.com पे। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज कि प्रॉपर्टी बेचने के दौरान मोटा कैश लेना गुनाह है क्या। ट्रिब्यूनल के एक फैसले ने इस धारणा को बिल्कुल पलट दिया है। क्या है चौंकाने वाला फैसला ट्रिब्यूनल का, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं।